हेलो गुड मॉर्निंग। आप सभी को चौधरी ग्लोबल क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में जनरल इंजीनियरिंग का मिक्स प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ए रिटार्डिंग फोर्स ऑन ए बॉडी डज नॉट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बॉडी का रिटार्डिंग फोर्स किसे इंट्रोड्यूस नहीं करेगी। देखिए रिटार्डिंग फोर्स हम उसे बोलेंगे, कोई भी बॉडी है यदि मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसे रिटार्डिंग फोर्स करेंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो उस मोशन को क्या करेगा, चेंज करेगा या रिटार्ड करेगा। तो ए और बी तो उसके थ्रू हो रहा है, बट इंट्रोड्यूस द मोशन ऑफ द बॉडी का जो मोशन है उसे इंट्रोड्यूस कभी रिटार्डिंग फोर्स नहीं करेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ए सी। इसका राइट आंसर होगा आपका सी। ओके, नेक्स्ट सेकेंड, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए क्वाड्रांट ऑफ ए सर्कल लाइज अलोंग इट्स सेंट्रल रेडियस एट डिस्टेंस ऑफ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है, सर्कल एक क्वाड्रांट सर्कल है उसका। यहाँ पे क्वाड्रांट सर्कल है इस तरह से और रेडियस के अलोंग हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। तो यदि हमें फ्रॉम 90 डिग्री साइड से हम सेंटर फाइंड आउट करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं, तो इस केस में सी जी इक्वल्स टू यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखिएगा। n+1 डिवाइड बाई n+2 इंटू b/2। ओके, n हम किस n जो है वो वैल्यू है नंबर ऑफ डिग्री। इस कर्व का नंबर ऑफ डिग्री कौन सा कर्व है, तो n इक्वल टू यहाँ पे यदि कोई भी वैल्यू नहीं दिया रहता है तो 2 डिग्री लेंगे। ओके, लीनियर कर्व हमारा स्ट्रेट होता है और ये कर्व जो है 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री आपको होगा। तो यदि कोई कर्व नहीं दिया रहेगा तो सर्कल केस में तो 2 डिग्री होगा ही, ये 2 डिग्री है। यदि क्यूबिक रहता, क्यूबिक पैराबोला, तो वहाँ पे n का वैल्यू जो होता 3 डिग्री लेते हैं। तो इस केस में आपका सर्कल का क्वाड्रेंट है, तो सर्कल का जो केस होता है वो हमारा जो नंबर ऑफ डिग्री है इसका वो 2 डिग्री होगा। ओके, और यहाँ से यहाँ का लेंथ, ये हमारा इस लेंथ को बोलेंगे b। तो इस केस में हमारा सर्कल का पार्ट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ओके, b इक्वल्स टू r पुट करेंगे। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 2+1 डिवाइड बाई 2+2, n का वैल्यू हम पुट कर दिए, n का वैल्यू 2 लिए हैं, इनटू r/2। इसे सॉल्व कीजिए, 3/4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, 2+2 4 होगा, इंटू 2 8 इंटू r। इसे सॉल्व कीजिएगा 3/8 को तो आपको मिलेगा 0.375 इंटू r। तो ये अप्रोक्स आपको वैल्यू हो गया 0.4 r फ्रॉम 90 डिग्री साइड। ये 0.4 r मिला तो हमें इस साइड से मिला, इस डायरेक्शन से 90 डिग्री साइड से इस साइड पर। ओके, तो यहाँ पे इसका सी जी क्या हो जाएगा 0.4 r। तो राइट आंसर इज द सी। नेक्स्ट थर्ड, if two forces P and Q, P is greater than Q, act on the same straight line but in opposite direction, their resultant is। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। एक्चुअली यहाँ पे दो फोर्सेस गिवन है P और Q, जो कि P फोर्सेस है Q से ग्रेटर है। ओके, और ये सेम स्ट्रेट लाइन पर लाइज करे अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो इस केस में रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू क्या यूज़ करते हैं। रिजल्टेंट फोर्स आपने पढ़ा होगा √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। जब भी रिजल्टेंट फोर्स निकालना हो, दो फोर्सेस गिवन हो, तो ये हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। R इक्वल्स टू A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। इस केस में आपका थीटा एंगल कितना होगा, यदि दो फोर्स स्ट्रेट लाइन है और इसके बीच का एंगल देखेंगे तो 180 डिग्री बनाएगा। स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल है 180 डिग्री बनेगा। ओके,
तो इस केस में कोस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कोस 180 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो कोस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। ओके, और ए और बी का वैल्यू यहाँ पर हम फोर्सेस लिखेंगे पी एंड क्यू। तो इससे पुट कीजिए, पी स्क्वायर प्लस बी के जगह पे क्यू पुट करते हैं तो क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू। और कोस थीटा है तो कोस थीटा में मिला यहाँ पे 180 डिग्री, तो वह कोस 180 डिग्री का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे -1 पुट कर दीजिए। इससे आपको मिल गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2pq मिलेगा। तो ये आपको क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हमारा किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है। तो इस केस में आपको लिखिएगा रूट अंडर पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, रूट है ये स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा हमें P माइनस क्यू। तो रिजल्टेंट फोर्स हमें जो मिला P माइनस क्यू फाइंड आउट हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा P माइनस क्यू। तो डी द राइट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ, if two forces of 3 kg and 4 kg act at right angle to each other, their resultant force will be equal to। यहाँ पर भी सेम आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। यहाँ पर दो फोर्सेस गिवन है 3 kg एंड 4 kg, और इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री एंगल है। तो इस केस में रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके आप यहाँ का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप यूज कीजिएगा तो क्या यूज कीजिएगा, इस केस में ये हमें 3 kg फोर्सेस है, ये 4 kg, ओके, और इसके बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कोस 90 डिग्री। और कोस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो इस जगह पर 0 पुट कीजिएगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 9, 4 स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16, 9 प्लस 16 ऐड कीजिएगा तो 25 मिलेगा। तो रूट 25 का वैल्यू हो गया 5। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा आपका 5 kg। तो राइट आंसर आपका सी होगा। ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जनरल इंजीनियरिंग का, ओके, और ये बीपीएससी में पूछा गया है, तो इसलिए ये सभी कॉन्सेप्ट भी आपको इम्पोर्टेंट है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप ऑल ओवर सभी चीज़ को देख कर जाइए। फिफ्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इफ़ टू इक्वल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड पी एक्ट एन एंगल देयर रिजल्टेंट विल बी। बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस हैं और इसके बीच एक एंगल बन रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो इसे सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका दोनों फोर्सेस आपको बराबर हैं, F1 इक्वल्स टू F2, और ये हमारा P के बराबर है, ओके। तो सेम हम यहाँ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, R इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी कोस थीटा, ओके। तो यहाँ पर पी स्क्वायर है, ये दोनों ऐड कीजिएगा तो 2p स्क्वायर मिलेगा, और ये p और p को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो p स्क्वायर मिलेगा। तो इस केस में भी हमें 2p स्क्वायर हो गया और यहाँ पर भी आपको 2p स्क्वायर हो गया। तो आप कॉमन ले लीजिए 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर कॉमन लेंगे तो मिलेगा हमें 1 प्लस कोस थीटा, ओके। कोस थीटा का हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। कोस थीटा का ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ पे
2p² इंटू 1 प्लस 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1। अब ये +1 है और ये -1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 2 cos स्क्वायर θ/2। तो 2p² है और इंटू 2 cos स्क्वायर θ/2 है, इसे हम लिख सकते हैं 4p² cos स्क्वायर θ/2। यहाँ से रूट अंडर अब इससे हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 2p cos θ/2। रिजल्टेंट फोर्स हमें जो मिला R इक्वल्स टू 2p cos θ/2 फाइंड आउट हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D। दिस इज द राइट आंसर, 2p cos θ/2। ओके, नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज। बताइए वेलोसिटी, कोई भी बॉडी, मूविंग बॉडी का वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन भी है और साथ साथ मैग्नीट्यूड भी है। तो कोई भी यदि वैल्यू जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन रहेगा तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और यदि ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा तो उसे बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी इज द राइट आंसर। इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट 7 आपके स्क्रीन पर है, टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए कार मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड विदिन ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर इज। देखिए यहाँ पर आपको एक कार है जो मूव कर रहा है और वो मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है u इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। और ये 40 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, मीन दैट कि आपको डिस्टेंस s इक्वल्स टू 40 मीटर भी गिवन है। और ये आगे जाकर क्या कर रहा है, रुकना चाह रहा है, रुक रहा है। तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यदि कोई भी बॉडी मूव करते हुए आगे जाकर रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि टाइम कितना देर के बाद वो गाड़ी रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस केस में आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का इक्वेशन यूज करेंगे। तो हमें पता है v इक्वल टू क्या लिखते हैं, u प्लस at और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू एस। v इक्वल टू u प्लस at, ए हमारा क्या एक्सेलरेशन है और t हमारा टाइम है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a इंटू एस। v हमारा फाइनल वेलोसिटी, u आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, 2 आपका a इंटू ए हमारा एक्सेलरेशन हो गया और s आपका डिस्टेंस है। तो इस केस में आपको टाइम फाइंड आउट करना, तो यहाँ पर तो एक्सेलरेशन नहीं है इसमें गिवन, तो हमें पहले नंबर क्या करना होगा, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा। और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के बाद वैल्यू पुट करेंगे तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन को यूज करके v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू एस, आप इसे यूज कीजिए तो यहाँ से आपका a का वैल्यू मिल जाएगा और a का वैल्यू को इसमें पुट कीजिए तो आपको t का वैल्यू मिल जाएगा। इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। b हमारा क्या है, 0 है, तो 0 पुट कर दीजिए, माइनस u आपको कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 400 पुट किए, 20 का स्क्वायर, ओके। 2 इंटू ए इंटू एस, ए आपका कितना है, तो ए आपको फाइंड आउट करना है, तो ए हमें यहाँ पे लिख देंगे, एस आपको गिवन है 40, तो 40 यहाँ पर लिखेंगे, ओके। तो 2 इंटू 40 कितना हो जाएगा 80, तो हम 400 में 80 से डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए का वैल्यू, ये नेगेटिव साइन होगा, तो ए इक्वल टू हमें मिल गया, इससे कैंसिल कीजिएगा तो 8 पचे 40, तो ए इक्वल टू कितना हो गया आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमें कितना मिल गया, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस एक्सेलरेशन को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो भी हमें कितना है 0, u का वैल्यू कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, प्लस और a का वैल्यू कितना है -5 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं -5 इंटू टी, ओके। इस 20 को आप इस साइड लाइएगा
तो आपको मिलेगा -20, तो -20 इक्वल्स टू -5 इंटू टी। तो यहाँ से टी फाइंड आउट करेंगे तो टी इक्वल्स टू हो गया -20 डिवाइड बाई -5। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 के 20, तो आपको टी इक्वल्स टू कितना मिल गया 4 सेकेंड। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद जो गाड़ी है, जो कार है हमारा, वो क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 सेकेंड। तो इस ऑप्शन में 4 सेकेंड कहीं पर नहीं है, तो ये मिस प्रिंटिंग है जिस बुक में ये दिया गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 सेकेंड। इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसका एक नेक्स्ट ऑप्शन बना लीजिए इज इक्वल टू 4 सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच ऑफर रिलक्टेंस टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी बॉडी यदि मूव करा तो कंटिन्यूसली मूव करेगा। जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। यदि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो कंटिन्यूसली रेस्ट में रहेगा। जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो मूव नहीं करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये लॉ ऑफ इनर्शिया का स्टेटमेंट है। तो इस केस में आपका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, इनर्शिया। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जूल इज द यूनिट ऑफ। बताइए जूल जो है किसका यूनिट है। तो वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट हमें जूल में मिलता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एनर्जी का यूनिट जूल, और पावर का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, इसे हम वाट भी कहते हैं। तो इस केस में आपका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड डी। तो इसका दोनों आपका बोथ आंसर होगा ए एंड डी। ओके। नेक्स्ट 10th 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज। तो 1 न्यूटन फोर्स इक्वल टू डाइन में आपको 10⁵ डाइन होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। नेक्स्ट 11 आपके स्क्रीन पर है। द स्लोप करेक्शन फॉर ए लेंथ 30 मीटर along a gradient of 1/20। यहाँ पे आपको स्लोप करेक्शन फाइंड आउट करना है जिसका लेंथ आपको 30 मीटर है और ग्रेडियंट आपको गिवन है 1/20। तो सबसे पहले 1/20 को समझते हैं ग्रेडियंट को, कि इसके थ्रू हम स्लोप ऑफ करेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो स्लोप ऑफ करेक्शन फाइंड आउट करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज करते हैं h² डिवाइड बाई 2l, ये हम यूज करते हैं। ये आपका सिविल से है, सर्वेइंग में। ओके, सर्वेइंग में आप करेक्शन चैप्टर पढ़िएगा तो उस केस में स्लोप ऑफ करेक्शन निकालिएगा तो h² डिवाइड बाई 2l यूज करते हैं। तो इस केस में आपको ग्रेडियंट दिया हुआ है, तो 1/20 मीन्स आपको होता है 1/20। इसे हम लिख सकते हैं 1:20। और ये 1 जो है आपको वर्टिकल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और ये 20 जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, मीन्स दैट कि 20 मीटर यदि हम आगे की ओर जाते हैं, हॉरिजॉन्टली जाते हैं, तो 1 मीटर हमें क्या करना होगा, राइज करना होगा। इस ग्रेडियंट से हमें ये बता रहा है कि आप 20 मीटर हॉरिजॉन्टली जाते हैं तो 1 मीटर आपको राइज होना होगा। ओके, तो हमें निकालना कितना है, 30 मीटर लेंथ का निकालना है। तो 20 मीटर पर 1 मीटर हम राइज कर रहे हैं, 20 मीटर पर हम 1 मीटर राइज कर रहे हैं। तो 1 मीटर के लिए हमको कितना राइज करना होगा, 1/20। तो 30 मीटर के लिए कितना राइज करना होगा, तो 30 मीटर के लिए राइज करने के लिए 30 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 मीटर के लिए 1 मीटर राइज करना होगा, तो 1 मीटर के लिए हमें उससे कम राइज करना होगा, तो डिवाइड कर दिए 1/20। और 30 मीटर का फाइंड आउट करना है तो 1/20 इंटू 30 कर देंगे। तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा आपको कितना, 1.5 मीटर। मीन दैट कि हम 30 मीटर हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो हमें 1.5 मीटर क्या होगा, राइज करना होगा। ओके, ये हमारा लीनियर वेरिएशन को शो कर रहा है। तो इस केस में हमारा क्या हो गया, 1.5 मीटर राइज करना होगा। तो ये जो वैल्यू मिल गया, एच का वैल्यू मिल गया, और आपको 30 मीटर क्या हो गया, लेंथ एल। तो इस केस में आपका एच का वैल्यू 1.5 पुट कीजिए और एल का वैल्यू 30 मीटर पुट करेंगे।
एल का वैल्यू कितना पुट करेंगे 30 मीटर। तो इस केस में आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 1.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 30 मीटर। इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 3.75 डिवाइड बाई 100, 3.75 डिवाइड बाई 100 इन मीटर। एक्चुअली पॉइंट को डेसिमल को आप रिमूव कीजिएगा तो आपको नीचे 100 मिल जाएगा, वो 15 इंटू 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 30। इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 3.75 और नीचे हमें डिवाइड क्या हो गया 100। तो ये हमारा मीटर में है, लेकिन हमारा ऑप्शन जो है वो सेंटीमीटर में है, तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 3.75 सेंटीमीटर। तो स्लोप करेक्शन यहाँ मिल गया हमें 3.75 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 3.75 सेंटीमीटर। इस केस में ओनली हम फॉर्मूला कॉन्सेप्ट यूज किए हैं एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2l। इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, आराम से आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट 12, ग्रेटर एक्यूरेसी इन लीनियर मेजरमेंट इज ऑब्टेन्ड बाई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लीनियर मेजरमेंट में आपको ग्रेटर एक्यूरेसी आपको फाइंड आउट करना है तो हम किसे ऑब्टेन करेंगे, टेक्यूमेट्री को या डायरेक्ट चेंजिंग को या फिर डायरेक्ट टैपिंग या ऑल द एबव। तो इस केस में डायरेक्ट टैपिंग को हम ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट टैपिंग से हमें ग्रेटर एक्यूरेसी मिलेगा। नेक्स्ट 13, द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर इज। तो ऑप्टिकल स्क्वायर में दो प्लेन मिरर के बीच का जो एंगल होता है वो ऑलवेज 45 डिग्री होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 45 डिग्री। ये याद रखिएगा, ऑप्टिकल स्क्वायर में दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल ऑलवेज 45 डिग्री होता है। तो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट 14, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो हम ऑप्टिकल स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो किस बेस प्रिंसिपल को यूज़ करके हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो डबल रिफ्लेक्शन को यूज़ करते हैं। ऑलवेज याद रखिएगा डबल रिफ्लेक्शन। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी डबल रिफ्लेक्शन। तो डबल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल को यूज़ करके हम ऑप्टिकल स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। 15 क्वेश्चन, द लाइन नॉर्मल टू द प्लम लाइन इज नोन एज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक्चुअली प्लम लाइन जो है वो आपको कि कोई भी स्टूडेंट को जब सेट करते हैं तो प्लम लाइन हमें सेंटर पॉइंट को फाइंड आउट करता है। ठीक, तो प्लम लाइन से यदि हमें कोई स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट को हम सेटअप करेंगे तो यहाँ से प्लम लाइन जाएगा परपेंडिकुलर और ये हमें इस सरफेस पे सेंटर हमें फाइंड आउट करेगा। तो ये जो हमें सेंटर मिलेगा, जो नॉर्मल एंगल जो बनाएगा, इस लाइन को हम लेबल लाइन बोलते हैं। लेबल लाइन पर ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है और यहाँ से हमें सेंटर पॉइंट मिलेगा। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, लेबल लाइन। तो हमें क्या बोल रहा है कि प्लम लाइन जो जिस पर हमारा नॉर्मल लाइन एक्ट करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलते हैं लेबल लाइन, लेबल लाइन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट 16, ए वेल कंडीशन ट्रायंगल डज नॉट हैव एनी एंगल लेस देन। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। यहाँ पर वेल कंडीशन ट्रायंगल है, तो वेल कंडीशन ट्रायंगल में आपको ऑलवेज याद रखिएगा कि इसका एंगल कभी भी 30 डिग्री से लेस नहीं होगा। इसका एंगल कभी भी 30 डिग्री से लेस नहीं होगा और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी जाकर वो वेल कंडीशन ट्रायंगल कहलाएगा। ओके, मीन्स दैट कि जो हमारा थीटा है वो 30 डिग्री या 30 डिग्री से ज़्यादा, ओके, और वो 120 डिग्री या 120 डिग्री से लेस के बीच में जो लाइज करेगा, ये वेल कंडीशन ट्रायंगल का केस है। ओके, और यदि 30 डिग्री से लेस एंगल होता है किसी ट्रायंगल में या 120 डिग्री से ज़्यादा होता है तो वो हमारा इल कंडीशन हो जाएगा, इल कंडीशन ट्रायंगल। ओके, तो हमें वेल कंडीशन का केस में पूछ रहा है कि किस एंगल से लेस नहीं होना चाहिए, तो 30 डिग्री से लेस नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट 17,
द डायफ्राम ऑफ ए सर्वेइंग टेलीस्कोप इज हेल्ड इनसाइड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सर्वेइंग टेलीस्कोप में जो डायफ्राम है उसे हम कहाँ रखते हैं, तो एलवेज आई पीस के नियर रखते हैं। टेलीस्कोप के इन में जो आई पीस होता है उसके नियर साइड में रखते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टेलीस्कोप एट द इन नियर द आई पीस। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन में क्या है, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए कंटूर एंड ए रिजिड लाइन इज। तो रिजिड लाइन और कंटूर का इंटरसेक्शन के बीच के जो एंगल होते हैं वो ऑलवेज 90 डिग्री होते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 19, इफ होल सर्कल बेरिंग ऑफ ए लाइन इज 120 डिग्री, इट्स रिड्यूस बेरिंग इज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे होल सर्कल बेरिंग दिया हुआ है, तो होल सर्कल बेरिंग और रिड्यूस बेरिंग कहते किसे, पहले ये जान लेते हैं। देखिए कोई भी आपका इस तरह से हमें ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो ये हमें कोई भी एंगल यदि नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं होल सर्कल बेरिंग। फॉर एग्जांपल हमें ये एंगल लेना है, तो यहाँ से हम नॉर्थ डायरेक्शन से क्या करेंगे, इसे लेंगे, तो इस वैल्यू को हम होल सर्कल वैल्यू बोलेंगे। या फिर इस एंगल हमें फाइंड आउट करना है, तो इस डायरेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम ऑलवेज स्टार्ट नॉर्थ डायरेक्शन से कीजिएगा कोई भी एंगल, तो उसे बोलेंगे होल सर्कल बेरिंग। ओके, बट रिड्यूस बेरिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो कोई भी एंगल को आप नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन से हम इंडिकेट करते हैं, बट नियरेस्ट वैल्यू यदि हमें ये एंगल को रिप्रेजेंट करना है तो नॉर्थ डायरेक्शन से हमें नियर पड़ेगा कि साउथ से, तो नॉर्थ से, तो नॉर्थ साउथ से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ थीटा ईस्ट, तो ये आपका रिड्यूस बेरिंग हो गया। यदि हमें यहाँ पर एंगल को हमें रिप्रेजेंट करना है इस एंगल को, तो यहाँ पर नॉर्थ से हमारा नियर है कि साउथ से, तो नॉर्थ से है तो हम एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे नॉर्थ थीटा वेस्ट, तो ये आपका हो गया रिड्यूस बेरिंग। इसी तरह आपको इस एंगल को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर, तो इस यहाँ पर देखिए साउथ से हमें ये एंगल नज़दीक पड़ेगा, तो इस एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे साउथ थीटा ईस्ट। तो इस तरह से हमें क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रिड्यूस बेरिंग। बट इसी केस में यदि हम ऑलवेज यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा होल सर्कल बेरिंग। ये जो थीटा 1 जो हो जाएगा नॉर्थ से लेंगे, तो नॉर्थ थीटा 1 हम यहाँ इस केस में तक आएंगे, तो इस केस में आपका हो जाएगा होल सर्कल बेरिंग। तो होल सर्कल बेरिंग और रिड्यूस बेरिंग समझ गए। तो यहाँ पर आपका क्या 120 डिग्री है। ओके, तो 120 डिग्री है, मीन दैट कि ये 90 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो यहाँ पर आपका एंगल बन रहा होगा ये 120 डिग्री। तो नॉर्थ डायरेक्शन से हमारा ये होगा, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट करते थे, 120 डिग्री हमें मिला, तो होल सर्कल बेरिंग है। अब हमें क्या पूछ रहा, रिड्यूस बेरिंग। तो रिड्यूस बेरिंग हम ऑलवेज कहाँ से शॉर्टर लेते हैं, नॉर्थ या साउथ, तो हमें साउथ से लेंगे, तो साउथ से ये एंगल जो हो जाएगा ये आपका रिड्यूस बेरिंग हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, टोटल 180 है और 120 माइनस कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा 60 डिग्री। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, साउथ और ईस्ट के बीच में है और ये थीटा है, तो साउथ 60 डिग्री ईस्ट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो रिड्यूस बेरिंग कितना हो जाएगा इसका, साउथ 60 डिग्री ईस्ट, तो बी इज द राइट आंसर। ओके, बी में है साउथ 60 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट 20, रिमूवल ऑफ पैरेलैक्स मे बी अचीव्ड बाय फोकसिंग। तो जब भी पैरेलैक्स को रिमूव करना रहता है तो ऑब्जेक्टिव और आई पीस दोनों को हम क्या करेंगे, फोकसिंग करेंगे। तो दोनों का फोकस हमारा सही रहेगा तो हम पैरेलैक्स हमारा रिमूव हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, तो यहाँ पर सी द राइट आंसर होगा। फोकसिंग बाय, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव और आई पीस दोनों को फोकसिंग करेंगे। नेक्स्ट 21, द टाइप ऑफ स्टील यूज्ड फॉर प्रिसीजन ऑफ लेवलिंग स्टाफ इज क्वांटिटी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इनवार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनवार। हम जो लेबलिंग स्टाफ में यूज़ करते हैं स्टील का टाइप,
प्रिसीजन के लिए, तो इनवार का हम यूज़ करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 22 भी देख लीजिए। द फायर क्ले कंटेंट प्योर। देखिए फायर क्ले में हमें पूछ रहा है कि प्योर कंटेंट कौन सा होगा। तो हमारा क्ले है, तो क्ले के इसमें हाइड्रेटेड अल्मुना सिलिकेट जो होता है वो प्योर कंस्टिट्यूएंट होता है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। जो प्योर कंस्टिट्यूएंट होता है वो हाइड्रेटेड अल्मुना सिलिकेट होता है। लेकिन लाइम और ऑक्साइड ऑफ आयरन हो गया, मैग्नीशिया हो गया, ये भी उसमें पाए जाते हैं, बट ये हमारा इम्प्योर में रहते हैं। ये सब क्या होते हैं, उस फायर क्ले का ये इम्प्योर पार्टिकल है, तो ये हमारा इम्प्योर कंस्टिट्यूएंट है। लाइम हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, चाहे मैग्नीशिया हो गया। प्योर के केस में हमारा हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट होते हैं, तो हमारा प्योर कंस्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, सी हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट। नेक्स्ट 23, प्लाईवुड इज मेड फ्रॉम। बताइए प्लाईवुड किससे बना रहता है, तो टीक वुड से बना रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 24, द मोस्ट फायर रेजिस्टेंस पेंट आर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, मोस्ट फायर रेजिस्टेंस पेंट। तो यहाँ पे किसका पूछ रहा, फायर रेजिस्टेंस पेंट। एस्बेस्टस पेंट को हम फायर रेजिस्टेंस पेंट में यूज करते हैं, तो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट 25, बुलेट प्रूफ ग्लास इज मेड ऑफ थिक ग्लास शीट सैंडविच्ड बाय ए लेयर ऑफ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बुलेट प्रूफ ग्लास तो आप लोग देखें जानते होंगे, तो बुलेट प्रूफ ग्लास हमारा बहुत ही ज़्यादा हाईली क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है, जिसमें बुलेट पास नहीं करते हैं। तो इसमें किसके द्वारा सैंडविच किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई टेस्ट प्लास्टिक, हाई टेस्ट प्लास्टिक। ओके, सी द राइट आंसर। नेक्स्ट 26, द बिटुमिन इज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिटुमिन हम यूज़ करते हैं कोई भी रोड बनाते हैं, तो रोड को हम एक्चुअली टेक्निकल नेम में कैरेज वे बोलते हैं। तो उस केस में कैरेज वे में हम बिटुमिन जो है अपर सरफेस लेयर पे प्रोवाइड करते हैं। तो सॉलिड स्टेट में इज कॉल्ड फाल्ट। ये भी राइट आंसर है आपका, लेकिन सॉलिड स्टेट में से हम फाल्ट बोलते हैं। सेमी फ्लूइड स्टेट के केस में ये हमारा तार होता है, मिनरल तार, और फ्लूइड स्टेट में हम इसे पेट्रोलियम। तो ये ऑप्शन, ऑल ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 27, फॉर ब्रिक कंस्ट्रक्शन द लाइम सैंड मोटार इज। कोई भी हम ब्रिक कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो लाइम और सैंड मोटार के केस में किस रेशियो में हम उसे मिक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको ना ज्वाइंट और प्लास्टिक के केस में नहीं दिया है, तो इस केस में ऑप्शन 2 होगा 1:3 और 1:2। यदि ज्वाइंट के केस में बोलता है तो 1:3 यूज़ करते हैं, प्लास्टर के केस में बोलेगा तो 1:2 यूज़ करेंगे। तो इस केस में आपको सी इधर राइट आंसर मान लीजिए अप्रोप्रिएट। यदि ज़्यादा हम यूज़ करते हैं तो ज्वाइंट के रूप में यूज़ करेंगे। तो हम लाइम और सैंड का मोटार को यूज़ करेंगे ब्रिक कंस्ट्रक्शन में, तो 1:3 में यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट 28 आपके स्क्रीन पर है। द नॉमिनल थिकनेस ऑफ एन एक्सपेंशन ज्वाइंट इन ब्रिक वॉल इज केप्ट मोर देन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नॉमिनल थिकनेस पूछ रहा है किसका, एक्सपेंशन ज्वाइंट का ब्रिक वॉल में, किससे ज़्यादा ले सकते हैं, नहीं ले सकते कि ले सकते हैं, इज केप्ट मोर देन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 mm। ओके, 20 mm इसका राइट आंसर होगा। ओके, यदि आपको स्टैंडर्ड पूछता तो 15 mm हम लेते हैं। यदि स्टैंडर्ड यहाँ पे नहीं यूज़ किया है तो आप इसका राइट आंसर ले लीजिए 20 mm। नेक्स्ट 29, लेटराइट इज फाउंड इन। लेटराइट कहाँ पाया जाता है। लेटराइट आपका एक तरह का सॉइल है, तो ये मैक्सिमम केरल साइड और कर्नाटका साइड में ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ई, केरला। केरला में ज़्यादा पाया जाता है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट 30, अ स्टोन यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल मस्ट बी। तो हमने ये प्रीवियस क्लासेस में भी इसका डिस्कस किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैवी रिटेनिंग। हैवी हम जो स्टोन होता है उससे यूज़ करते हैं रिटेनिंग वॉल के केस में। ठीक, जब कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ करना होगा रिटेनिंग वॉल के केस में तो हम हैवी स्टोन यूज़ करते हैं, तो डी द राइट आंसर। 31 क्वेश्चन, इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ पैसेंजर कार यूनिट फॉर ए पैसेंजर कार एज पर IRC। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। IRC के आधार पर आपको बताना है
कि पैसेंजर कार का PCU वैल्यू कितना लेते हैं। तो एक्चुअली बाइक रहता, ओके, बाइक या साइकिल, बाइक साइकिल या मोटरसाइकिल जिसमें यूज़ करते हैं, उस केस में हमारा PCU का वैल्यू 0.5 लेते हैं। यदि आपको पैसेंजर कार होगा तो इसका PCU का वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे। कितना लेंगे? IRC के आधार पर पैसेंजर कार का PCU वैल्यू 1 लेते हैं। ओके, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? A 1। यदि ट्रक रहता तब तो ट्रक के केस में 3 यूज़ करेंगे। PCU का वैल्यू ट्रक के केस में 3 लेते हैं। पैसेंजर कार यूनिट हमारा ट्रक रहेगा तो 3 यूज़ करेंगे PCU। नेक्स्ट 32, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल कैन बी पार्क्ड विथ। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। आपको यहाँ पर आपको एंगल है पैरेलल पार्किंग, 30 डिग्री एंगल पार्किंग, 45 डिग्री एंगल पार्किंग, 90 डिग्री एंगल पार्किंग। तो आपको पार्किंग करना है व्हीकल को, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल किस एंगल में ज़्यादा पार्क कर सकते हैं। तो ऑलवेज याद रखिएगा कि 90 डिग्री एंगल में पार्किंग करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स हम पार्क कर सकते हैं। बट एज अ स्टैंडर्ड पूछेगा कि हम आइडियल केस में कौन सा यूज़ करेंगे, तो हम 45 डिग्री एंगल यूज़ करते हैं। ओके, यदि स्टैंडर्ड केस में पूछेगा कि आपको व्हीकल कैसे मतलब स्टैंडर्ड में हम कितना एंगल पे पार्क करें, तो 45 डिग्री एंगल पे पार्क करते हैं इन केस ऑफ आइडियल। बट यदि मैक्सिमम व्हीकल हमें पार्क करना है तो 90 डिग्री एंगल पर हम पार्क करेंगे। तो डी द राइट आंसर। यहाँ पे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल पार्क करना है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए हम पार्क करेंगे। नेक्स्ट 33, the type of valve which is provided on the suction pipe in a tube well is। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ट्यूबवेल में सक्शन पाइप में पर किस तरह का हम वेल प्रोवाइड करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्स वाल्व। ठीक, रिफ्लेक्स वाल्व का एक्चुअली काम जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो को कंटिन्यू मेंटेन रखता है, एक ही डायरेक्शन उसको बैक नहीं होने देता है, रेगुलरली आपको वन डायरेक्शन में फ्लो करता है वो वाल्व, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स वाल्व। तो हम सक्शन पाइप पर हम रिफ्लेक्स वाल्व यूज़ करते हैं इन केस ऑफ द ट्यूबवेल। तो बी द राइट आंसर। ओके, और स्लूस वाल्व का क्या काम है, कोई बताइए, कमेंट कीजिए। स्लूस वाल्व का काम है इसको ये हमारा फ्लो को रेगुलेट करेगा, ये हमें क्या करेगा, फ्लो को रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट 34 आपके स्क्रीन पर है, द मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ ए ट्यूबवेल इज अबाउट। बताइए, ये भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ट्यूबवेल में जो मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा वो कितना होता है, तो 50 लीटर पर सेकेंड। बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 35, द मेजर रेजिस्टेंस फोर्स इन ए ग्रेविटी डैम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मेजर रेजिस्टिंग फोर्स आपको ग्रेविटी डैम में क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सेल्फ वेट ऑफ डैम, सेल्फ वेट ऑफ डैम। नेक्स्ट 36, हाइड्रोग्राफ इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। हाँ, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाइड्रोग्राफ को आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसे कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, तो हाइड्रोग्राफ दिया रहेगा तो उस केस में रन ऑफ एंड टाइम के बीच हम क्या करते हैं, ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, हाइड्रोग्राफ रहेगा तो रन ऑफ एंड टाइम। यदि हाइड्रोग्राफ रहेगा तब, तो हाइड्रोग्राफ रहेगा तो उस केस में रनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम के बीच हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोग्राफ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो कन्फ्यूजन कभी मत होइएगा, हाइड्रोग्राफ में रन ऑफ एंड टाइम के बीच हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ, और हाइड्रोग्राफ में रनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम के बीच ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। 37 आपके स्क्रीन पर है, इफ़ ए स्टील रोड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इलोंगेटेड बाई 5 mm द स्ट्रेस डेवलप्ड इज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपको एक स्टील रोड है जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ये 5 mm के द्वारा इलोंगेटेड हुआ, तो इस केस में बताइए कि स्ट्रेस कितना डेवलप होगा। तो हमारा कोई भी रॉड है, उस रॉड में 5 mm हमारा इलोंगेट कर रहा है और 5 mm क्या उसका लेंथ है, तो स्ट्रेस निकाला तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ये रिलेशनशिप है, तो यहाँ से स्ट्रेन फाइंड आउट कीजिएगा तो स्ट्रेन इक्वल टू हो जाता है डेल्टा एल बाई एल।
ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे डेल्टा एल बाई एल। तो चेंज इन लेंथ हमारा कितना है 5 mm और हमारा ओरिजिनल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर 5 mm है, दोनों का यूनिट सेम कर लेते हैं। तो हम 5 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 5 सेंटीमीटर, तो आपको ई मिल जाएगा 0.1। ये यूनिट लेस होगा, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रेस इक्वल टू पुट करेंगे तो ई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 200 गीगापास्कल। यहाँ पर स्टील का यंग मॉडुलस लेंगे 200 गीगापास्कल, तो लिख सकते हैं 200 गीगा मीन्स दैट 10⁻⁹ और ये हमारा किस में होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 0.1। ये हमारा वैल्यू हो गया स्ट्रेन का ई का। इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो मीटर स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 10⁴ से मल्टीप्लाई कीजिएगा नीचे। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 200 इंटू 10⁹ इंटू 0.1 डिवाइड बाई 10⁴। ये तो आपका न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। न्यूटन को आप केजी में कन्वर्ट कीजिएगा तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 0.102 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, 0.102 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.102 से। इसे सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 2.03 इंटू 10⁵ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आपका 10⁵ नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस डी। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेस इक्वल टू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन ये कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 38, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ओवर द लेंथ ऑफ द बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज एलवेज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कोई भी बीम है उस पर यदि यूडियल लोड एक्ट करता है, ठीक, तो उसका बेंडिंग मोमेंट जो है वो एलवेज पैराबोलिक बनेगा। ओके, यदि हमारा ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे यूडियल लोड एक्ट कर रहा, ठीक, तो यूडियल लोड एक्ट कर रहा तो ये तो आपका जो हो गया ये कैसा हो गया 0 डिग्री हमारा कर्व हो जाता है। यूडियल लोड जो होता है वो 0 डिग्री होता है, तो इसका जो हमारा शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 डिग्री का बनेगा। कैसा बनेगा 1 डिग्री का। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उससे एक और इंक्रीज कर जाता है डिग्री में, तो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 2 डिग्री का बनेगा। और 2 डिग्री कैसा होता है पैराबोलिक, 1 डिग्री हमारा लीनियर होता है। ओके, तो हमारा 2 डिग्री द राइट आंसर, तो पैराबोलिक होगा इस केस में। ये एलवेज याद रखिएगा, यूडियल लोड रहेगा तो उस केस में बेंडिंग मोमेंट एलवेज 2 डिग्री का बनता है पैराबोलिक। नेक्स्ट 39, इफ इन ए फिक्स्ड बीम द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, फिक्स्ड बीम में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कितना होगा ये बताना है ना। पहले पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होता है क्या ये जान लीजिए। यदि हम बेंडिंग मोमेंट बनाते हैं तो जिस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है या पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, उस पॉइंट को हम कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट कहते हैं। ओके, बेंडिंग मोमेंट के केस में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब बनाएंगे तो उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट के केस में यदि नेगेटिव से पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट। तो यहाँ पे बोल रहा फर्स्ट ऑप्शन में फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आर कॉन्ट्राफ्लेक्सर 2। यदि हमारा फिक्स्ड बीम है और इस पर कैसा लोड लग रहा है यूडियल लोड लग रहा है, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा कैसे बनेगा, तो हम अभी बताएं कि यूडियल लोड का पैराबोलिक बनता है, तो इसका हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे देखिए इस साइड हमारा नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव साइन हो गया, तो बेंडिंग मोमेंट हमारा चेंज कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। किस किस पॉइंट पर, तो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, तो दो हमारा क्या हो रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मिल रहा है, तो ये ऑप्शन क्या है करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है फॉर ए कंसंट्रेटेड लोड। अब कंसंट्रेटेड लोड के लिए पूछ रहा, तो यदि कंसंट्रेटेड लोड है तो फिक्स्ड बीम है, पहले बोला फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम पर हम कंसंट्रेटेड लोड अप्लाई करते हैं। तो कंसंट्रेटेड लोड अप्लाई कीजिएगा तो इस केस में आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो लीनियर बनेगा, तो इस तरह से बनता है। ओके, इस केस में भी आपको 2 पॉइंट मिला कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट, ये भी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है फॉर ए मोमेंट अप्लाइड एट मिड पॉइंट
R3। अब मिड पॉइंट पर हमारा मोमेंट अप्लाई हो रहा है इन केस ऑफ द फिक्स्ड बीम। तो बताइए कि कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पॉइंट 3 अप होगा। तो यहाँ पर इसे रिमूव कर देते हैं। इस केस में फिक्स्ड बीम है और यहाँ पर मिड पॉइंट पर मोमेंट अप्लाई हो रहा है। ओके, तो इस केस में आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से बनता है। तो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, तो आपको 3 पॉइंट है जो आपको क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पॉइंट। क्योंकि यहाँ इस पर हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है और ये पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज कर रहा है। तो 3 पॉइंट यहाँ पे कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पॉइंट है। तो इस केस में भी सी भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल द एबव। ओके, नेक्स्ट 40। A simply supported beam of a span L carry a UDL of W kN per meter. The maximum bending moment M is। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर कैसा लोड एक्ट कर रहा है, यूडीएल लोड। तो इस केस में बेंडिंग मोमेंट जो बनेगा इस तरह से बनेगा और इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो होता है WL²/8। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा WL²/8। तो ऑप्शन यहाँ पर सी द राइट आंसर, यहाँ पे गलत है ऑप्शन, यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक, तो WL²/8 होगा, तो सी द राइट आंसर होगा। और WL²/8 नॉट WL/8। तो WL/8 यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा WL²/8। यदि पॉइंट लोड रहता तब, यदि आपको कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर पॉइंट लोड लगेगा, इस केस में कितना होगा, इस केस में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से बनेगा और इसका जो वैल्यू होगा वो WL/4 होगा। तो कंसंट्रेटेड लोड मिड स्पान पे रहेगा, तो उस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL/4 बनेगा और यूडीएल लोड रहेगा सिंपली सपोर्टेड बीम पर, तो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/8 मिलेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज का क्लास को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।